अब देखिए, पहले तो इसके कुछ पॉइंट्स हम देखेंगे, फिर कॉन्सेप्ट्स देखेंगे क्या है। इसको हम और किस नाम से जानते हैं, एमसीडीके को? इसको हम, इट इज ऑल्सो नोन एज माइटोसिस प्रोमोटिंग फैक्टर। इसको माइटोसिस प्रोमोटिंग फैक्टर कहते हैं, या इसका और एक अच्छा नाम है, इसको हम कहते हैं मैच्योरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर, और शॉर्ट में इसको हम एब्रिविएट करते हैं एज एमपीएफ। अब इसको मैच्योरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर क्यों कहते हैं, इसके पीछे क्या कहानी है, तो इसके लिए हम ये चाहेंगे कि आप लोग पेज नंबर 390 पे जो डिस्कवरी ऑफ मैच्योरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर दिया हुआ है उसको खुद से पढ़िएगा, अभी नहीं, इस क्लास के बाद। उसमें क्या है कि बेसिकली सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स दिए हुए हैं जिनके बेसिस पे साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज के बारे में पता चला कि एक्चुअल में यही दोनों मॉलिक्यूल्स मिलकर पूरी सेल साइकिल को रेगुलेट करते हैं। मैच्योरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर क्यों कह रहे हैं इसको, इसका भी जिक्र आपको उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स में से एक में मिलेगा। एक्चुअली में oocyte के मैच्योरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और उसी में डिस्कवर किया गया था। एक मेढक है जीनोपस लेविस, उसके oocyte में ही इन सब साइक्लिन और सीडीके की डिस्कवरी की गई थी। तो वहाँ उस समय कुछ पता नहीं था इनिशियली। तो एक oocyte से दूसरे oocyte में जब साइटोप्लाज्म का कंटेंट ट्रांसफर किया गया तो दूसरा oocyte भी मैच्योर हो गया या दूसरी फेज ऑफ सेल साइकिल में चला गया, तो इसीलिए उसको मैच्योरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर कह दिया गया। बाद में और पता चला कि एक्चुअली में ये एमपीएफ जो है वो साइक्लिन और सीडीके के कॉम्प्लेक्स हैं। तो वो चूंकि आसान है एक्सपेरिमेंट को समझना, इसीलिए हम यहाँ पे बताएंगे नहीं, वो अपने लेवल पे तुम पढ़ के बड़ी आसानी से समझ जाओगे। लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत है, एमपीएफ की डिस्कवरी कैसे हुई, कौन साइंटिस्ट थे, किस में एक्सपेरिमेंट किया गया, ये बहुत सर यहीं इम्पोर्टेंट। कहीं मेंशन कर दीजिए, फिर भूल जाते हैं कि पढ़ना है अच्छा उसको। ठीक है ठीक है, इस चीज को हम मेंशन यहीं पे कर दे रहे हैं ताकि याद रहे कि स्टडी डिस्कवरी ऑफ एमपीएफ ऑन पेज 390 ऑफ बुक। तो ये आप पढ़ लीजिएगा, 390 391 डेढ़ पेज में लगभग दिया हुआ है। बाद में भी पढ़ सकते हो, जरूरी नहीं है कि इसके साथ ही पढ़ो, लेकिन साथ में पढ़ लोगे तो कॉन्टेक्स्ट इसका क्लियर हो जाएगा, लेकिन वो कभी भी पढ़ सकते हो। तो चलो, एक बात तो इसके नाम का जिक्र हो गया। दूसरा ये है कि जो एमसीडी के होते हैं इनकी सिंथेसिस होती कब है, तो दे आर synthesized during S phase एंड G2 फेज, यानी कि इन दोनों फेजेस में एमसीडीके की सिंथेसिस होती रहती है। अब ये जो एमसीडीके कॉम्प्लेक्स है इनका काम क्या होता है, यानी कि दे परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शंस या रोल्स। बड़े इंपॉर्टेंट काम है इनके भाई। सबसे पहला इनका जो काम है वो है इंड्यूस क्रोमोसोम कंडेंसेशन। दूसरा जो काम है इनका, ये करते हैं ब्रेकडाउन ऑफ न्यूक्लियर एनवलप। तीसरा जो इनका काम है वो है असेंबली ऑफ माइटोटिक स्पिंडल एपरेटस। और जो चौथा काम है इनका वो है
alignment of condensed chromosomes at metaphasic plate। अगर आपको थोड़ा भी बैकग्राउंड हो कि माइटोटिक फेज में होता क्या है, क्या क्या इवेंट्स होते हैं, तो आप समझ सकते हैं ये सारे इवेंट्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। आप यहाँ पे देखिए, क्रोमोसोम कंडेंसेशन कब होता है? प्रोफेज में स्टार्ट होने लगता है। यस, एम फेज पहले में प्रोफेज हमारी, यस, जो 4 फेजेस होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, ये जो 4 फेजेस होती हैं, इसमें से क्रोमोसोम का कंडेंसेशन जो है वो स्टार्ट हो रहा है प्रोफेज में, यानी कि पहला जो इवेंट है, यहाँ पे नंबर 1 वाला काम हो रहा है। देन ब्रेकडाउन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप, ये वाला भी काम प्रोफेज में ही होता है। असेंबली ऑफ माइटोटिक स्पिंडल एपरेटस, ये काम कब होता है? मेटाफेज। ये प्रोफेज से स्टार्ट होता है और मेटाफेज तक कंटिन्यू करता है। में कंप्लीट। हाँ, कंप्लीट होता है। और ऑफ कोर्स जो चौथा है वो तो मेटाफेज पे ही होगा कि कंडेंस क्रोमोसोम जो है वो मेटाफेजिक प्लेट पे अरेंज हो गए। इसका मतलब कि इन एम साइक्लिन और सीडीके कॉम्प्लेक्स का कितना अहम रोल है, जो अभी तक हम लोग पढ़ते चले आ रहे थे कि हाँ हाँ ये होता है, ये होता है, ये सब होती हैं चीज़ें अलग अलग फेजेस में, इसको एक्चुअली में कौन परफॉर्म कर रहा है ये आज आपको इससे पता चल रहा होगा। अभी एनाफेज में ट्रांजिशन कैसे होगा, टेलोफेज में कैसे पहुंचेगा, वो भी चीज़ आज हम लोग इसी में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको अर्ली जो एम फेज है, यानी कि प्रोफेज मेटाफेज वाला पोर्शन है, वो कैसे रेगुलेट हो रहा है ये आपको पता चला। ठीक है, अब हमको ये देखना है कि एक्चुअली में ये जो माइटोटिक या माइटोटिक साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्स हैं, ये इन एक्टिविटीज या इन फंक्शंस को परफॉर्म कैसे करते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है और आप उस प्रोसेस से भिज्ञ हैं, जानते हैं उसको। इसका मतलब क्या हो गया कि एमसीडीकेज, MCDKs perform these activities कैसे? by phosphorylation, यानी कि phosphorylating a wide range of proteins, अलग अलग टाइप की प्रोटीन्स को ये कॉम्प्लेक्स जो है वो फॉस्फोराइलेट करके इन एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। अब ये जो प्रोटीन्स हैं, इसमें 2 मेन टाइप की प्रोटीन्स हमको देखनी है, एक और दो, यानी कि 2 मेन टाइप्स। बाकी और भी होती हैं एसोसिएटेड प्रोटीन्स, लेकिन जो मेन टाइप्स हैं, पहले को हम कहते हैं कंडेंसिन प्रोटीन्स, और जो दूसरी होती है उसको हम कहते हैं लैमिन प्रोटीन। तो कंडेंसिन प्रोटीन यानी कि एमसीडीकेज कंडेंसिन को भी फॉस्फोराइलेट करेंगे और लैमिन प्रोटीन को भी फॉस्फोराइलेट करेंगे। अब ये कंडेंसिन और लैमिन प्रोटीन बेसिकली हैं क्या? तो कंडेंसिन प्रोटीन जो होती है, इट इज एसेंशियल फॉर extensive condensation of mitotic chromosomes, यानी कि एक्चुअली में जो कंडेंसेशन हो रहा है क्रोमोसोम्स का इन द प्रोफेज, उसको
कैटालाइज करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए इन प्रोटीन्स का, कंडेंसिन प्रोटीन्स का डायरेक्ट रोल होता है। लैमिन प्रोटीन्स क्या करती हैं? तो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर पढ़ा है तुम लोगों ने कि नहीं क्लास में? नहीं पढ़ा, लेकिन न्यूक्लियर लमाइना जो एग्जैक्टली, न्यूक्लियर लेमाइना। तो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे एक लेमाइना तैयार होता है जो कि सपोर्ट करता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को। और ये जो न्यूक्लियर लेमाइना होता है, इट इज मेड अप ऑफ दीज लैमिन प्रोटीन्स। ये न्यूक्लियर लेमाइना हो गया, और ये जो बाहर की तरफ हमने बनाया ये क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो लैमिन प्रोटीन का यही काम होता है कि दे फॉर्म ए स्टेबलाइजिंग नेटवर्क अंडर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और माइटोसिस के दौरान हमको मालूम है कि ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवलप है, इसको क्या होना है? डिसअपियर होना है। तो जी सर। इसका मतलब कि अगर इसके नीचे ये जो लेमाइना लाई कर रही है, ये यहाँ से हट जाए, तो इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का सपोर्ट सिस्टम खत्म हो जाएगा और ये यहाँ से हट जाएगी या डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि फॉर्म स्टेबलाइजिंग नेटवर्क अंडर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसको अगर कंप्लीट कर दें सेंटेंस को, मेम्ब्रेन नोन एज न्यूक्लियर लेमाइना। और ये जो न्यूक्लियर लेमाइना है, इट डिसएम्बल, इसको हम कह सकते हैं disassembles during mitosis, leading to disintegration of nuclear envelope। इसका मतलब कि क्रोमोसोम का कंडेंसेशन करने के लिए कंडेंसिन प्रोटीन जिम्मेदार है, और न्यूक्लियर एनवेलप के डिसअपियरेंस के लिए ये लैमिन प्रोटीन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। अच्छा, अगले पॉइंट ऑफ कंडेंसिन प्रोटीन की अगर हम बात करें, तो कंडेंसिन प्रोटीन जो होती है, दे आर कंपोज्ड ऑफ एसएमसी प्रोटीन्स प्लस नॉन एसएमसी प्रोटीन्स। तो दो टाइप के प्रोटीन्स की ये बनी होती हैं। अब ये एसएमसी का क्या मतलब होता है, इसका भी एक छोटा सा फुल फॉर्म है। एसएमसी का मतलब होता है स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम्स। तो ये स्पेसिफिक कैटेगरी होती है जो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और इसके अलावा जो दूसरी प्रोटीन्स जिसको हम नॉन एसएमसी प्रोटीन्स कहते हैं, ये दोनों एक साथ मिलके और कंडेंसिन प्रोटीन्स को फॉर्मेशन करती हैं। और ये आपको मालूम ही है कि ये माइटोटिक क्रोमोसोम के कंडेंसेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये भी आपको मालूम है कि एमसीडीकेस क्या करेंगे, इन दोनों प्रोटीन का फॉस्फोराइलेशन करेंगे। और उस फॉस्फोराइलेशन से क्या होगा, क्या चेंजेस आएंगे, ये अब हम आगे देखेंगे। तो दो इवेंट्स तो हमने देख लिए कि क्रोमोसोम का कंडेंसेशन के लिए कौन जिम्मेदार है, न्यूक्लियर एनवेलप के डिसअपियरेंस के लिए कौन जिम्मेदार है। अब हम आगे देखते हैं अगला, यानी कि हमने एक और कौन सा देखा था, देखिए यहाँ पे क्रोमोसोम कंडेंसेशन हो गया, न्यूक्लियर एनवेलप का ब्रेकडाउन हो गया। अब तीसरा क्या है, माइटोटिक स्पिंडल का जो असेंबली है, वो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये पॉइंट हम यहाँ पे देखेंगे। तो
assembly of mitotic spindle apparatus। कितने लोगों को ये मालूम है ये माइटोटिक स्पिंडल एपरेटस क्या होता है? क्योंकि अगर ये चीज नहीं मालूम होगी बच्चे तो फिर बाकी समझाना बेकार है। बताओ, जिसको नहीं मालूम है जल्दी से बोल दो। पता है सर सेंट्रियोल से वो एस्टर्स और स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं, माइक्रो और ट्यूबुलेंट प्रोटीन हाँ के बने हुए भैया, होते हैं। तुम दोनों लोगों को छोड़ के बाकी लोग बोलो जिसको नहीं पता है। नागेश भैया पता है? ए नागेश, सो गए क्या जी? हाँ सर। पता है भैया माइटोटिक? नहीं। ले तो काहे नहीं बोल रहे थे? अरे सर नेटवर्क नहीं है ठीक अच्छा से। यार, ये तो बड़ी समस्या है। अंशिका, रिचा, पता है तुम लोगों को? यस सर। रिचा को भी पता है? रिचा तो बोलती ही नहीं कुछ। सर, प्रॉपर नहीं पता है, आप बता दीजिए। प्रॉपरली नहीं पता है, ठीक है हम बता देते हैं, लगे हाथ। सिंपल सा है, देखो माइटोटिक स्पिंडल एपरेटस क्या है। मान लो कि ये न्यूक्लियर एनवेलप का ब्रेकडाउन हो चुका है, अब ये पूरा जो है वो साइटोप्लाज्म ही बचा है, यानी कि सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और अंदर साइटोप्लाज्म है। यहाँ पे बेसिकली ये क्या फॉर्म होता है, इसको हम क्या कहते हैं, और ऐसे ये पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार होता है। सेंट्रियोल इसको क्या कहते हैं तंजीला? सेंट्रोसोम में सेंट्रियोल सेंट्रोसोम बना था सर, सेंट्रोसोम किसको कहेंगे? जिसमें ये सेंट्रियोल है पूरा सर। हाँ ये रीजन होता है एंटीओसी का, माइक्रोट्यूबुल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, उसी हाँ, को सेंट्रोसोम कहते हैं। ये अंदर जो हमने दिखाया है ये सेंट्रियोल्स है। सेंट्रियोल है और ये हाँ, पूरा रीजन सेंट्रोसोम ये है। सेंट्रोसोम है। बताएंगे खैर इसके बारे में भी कैसे ये अरेंज होता है। और अब तो ये जो सेंट्रोसोम है ये दो टाइप के दो सेंट्रोसोम है, ये ऑपोजिट पोल्स पे हैं और इनसे जो माइक्रोट्यूब्यूल्स इस तरह से निकलते हैं, इधर से और इधर से। एस्टर फॉर्म होगा। हाँ, एस्टर का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पे आपके बीच में ये क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे, तो कुछ इससे अटैच हो जाएंगे, कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो आपस में ऐसे जुड़े रहते हैं, वो किसी क्रोमोसोम से नहीं अटैच होते हैं। अच्छा रुको एक सेकंड, मेरे ख्याल से इसका एक इमेज भी है मेरे पास। हाँ, यस 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 यस, बहुत बढ़िया इमेज है, क्या हम बना रहे हैं। कॉन्टिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस फाइबर होते हैं। यस, ये देख लो, अब इसमें आप आसानी से देख सकते हैं। देखो ये जो पूरा है ये सेंट्रोसोम है, असल में इसमें अंदर से दिखा दिया है, लेकिन एक्चुअली में जो डार्क ग्रीन वाले हैं वो सेंट्रियोल्स हैं। तो ये हो गया हमारा, इसको हम कहेंगे सेंट्रियोल, सेंट्रियोल। और ये लाइट ग्रीन का जो बैकग्राउंड दिखाया जा रहा है वो हमारा सेंट्रोसोम है। अब इसमें से निकल रहे हैं ये माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो इसमें देखो 3 कलर के माइक्रोट्यूब्यूल्स दिखाए गए हैं, तीनों अलग अलग टाइप के हैं। इस वाले ग्रीन वाले को हम कह रहे हैं एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स। इसका मतलब ये निकल तो रहे हैं लेकिन कहीं किसी भी चीज से अटैच नहीं हो रहे हैं, जुड़ नहीं रहे हैं। यहाँ पे भी वही चीज है। दूसरा, ये जो ब्लू कलर के माइक्रोट्यूब्यूल्स हमको नजर आ रहे हैं इसको काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं, क्योंकि ये सेंट्रोमियर के ऊपर जो काइनेटोकोर प्रेजेंट होता है उससे जाके अटैच हो रहे हैं। और तीसरा जो रेड कलर के माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं इनको हम इंटरपोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं, क्योंकि बेसिकली ये एक माइक्रोट्यूब्यूल इस पोल से और दूसरा इस पोल से ये आपस में जुड़ रहे हैं, ये क्रोमोसोम से नहीं जुड़ रहे हैं, ये आपस में ही जुड़ जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दीज मोटर प्रोटीन्स। देखो तो मोटर प्रोटीन इधर से निकल रही है। मोटर प्रोटीन क्या करेगी, ये एक्चुअली में काइनेटोकोर को आगे की तरफ मूव कराने और यहाँ पे अटैच कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो इस तरह से ये पूरी असेंबली होती है। तो इस पूरे ये जो माइटोटिक स्पिंडल एपरेटस इसको अब पूरा हम कह रहे हैं, इसकी असेंबली के लिए भी ये MCD केस जो है वो इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते हैं।
अच्छा, अब यहाँ पे तो हमको समझ में आ रहा है कि रेड वाला और ब्लू वाला ये कहीं ना कहीं अटैच हो रहे हैं. व्हाट इज द पर्पस ऑफ दीज एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स विच आर नॉट बीइंग अटैच्ड टू एनी साइड ऑफ, दैट मीन्स एनीथिंग? इसका क्या पर्पस है? सोचो, बताओ. बस ऐसे निकल आए बाहर. नहीं आ रहा दिमाग में? नहीं सर. बहुत सिंपल सी बात है. साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स का एक कंपोनेंट माइक्रोट्यूब्यूल भी होता है, ये तो मालूम है. जी सर. माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, यही तीन मिलकर साइटोस्केलेटन तैयार करते हैं. अब ये माइक्रोट्यूब्यूल इज अ साइटोस्केलेटल एलिमेंट. ये इस तरह से जब रेडिएट होता है इनटू द साइटोप्लाज्म, तो इसका मतलब कि ये क्या कर रहा है? इट इज स्टेबिलाइजिंग द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोसोम. सिमिलरली हियर, ताकि इस पूरे, अब अगले स्टेप में क्या होना है, ये क्रोमेटिड सेपरेट होने हैं और इन क्रोमोसोम्स को अलग अलग वापस पोल पे जाना है अपने. इस पूरे मोशन के दौरान, इस पूरे मैकेनिकल मूवमेंट के दौरान ये सेंट्रोसोम अपनी जगह से खिसके नहीं, पोल्स पे ही प्रॉपरली फर्मली स्टेब्लिश्ड रहे. इसलिए ये जैसे आरसीसी की ढलाई में सरिया अंदर तक डाला जाता है ना चारों तरफ इस तरह से, तो ये रीइंफोर्समेंट का काम कर रहा है, नथिंग एल्स, टू मेक द सेंट्रोसोम एट इट्स पोजीशन. तो यहाँ पे अगर हम लिख दें कि एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स reinforce the centrosome at its position. चलो, तो अब हम देखेंगे असेंबली ऑफ माइटोटिक स्पिंडल एपरेटस, ये कैसे परफॉर्म हो रहा है. यहाँ पे अगर जगह हो तो लिख सकते हैं का पॉइंट, क्योंकि फिर से पूरा सेंटेंस लिखना पड़ेगा लाइक दिस. तो असेंबली ऑफ माइटोटिक स्पिंडल एपरेटस ये कैसे अचीव की जाती है? इज अचीव्ड बाय phosphorylating proteins which regulate microtubule behavior. समझ जाओगे ना, ये पूरा एक ही सेंटेंस है. जी सर. तब आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ पे कैसे क्या हो रहा है, ये जो पूरा असेंबली है माइक्रोट्यूब्यूल की, स्पिंडल की, इसको कैसे रेगुलेट किया जा रहा है? फॉस्फोराइलेटिंग प्रोटीन्स विच रेगुलेट माइक्रोट्यूब्यूल बिहेवियर, यानी कि ऐसी प्रोटीन्स को फॉस्फोराइलेट किया जाएगा जो इन माइक्रोट्यूब्यूल्स के बिहेवियर, यानी कि एक पोल से दूसरे पोल या पोल पे ही इधर उधर रेडिएट करने के बिहेवियर को रेगुलेट कर. तो ऐसी कौन सी प्रोटीन्स होती हैं? देयर आर two classes of protein that regulate the microtubule behavior. और इन्हीं प्रोटीन्स का फॉस्फोराइलेशन MCDK करते हैं. तो ये जो दोनों क्लासेस हैं प्रोटीन्स की, ये कौन सी हैं? तो टू क्लासेस, एक दो. पहले को हम कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल डिपेंडेंट मोटर प्रोटीन्स,
और दूसरे को हम कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल एसोसिएटेड प्रोटीन्स। इसको क्या कह देते हैं, मैप। तो ये दो क्लास हैं प्रोटीन की, इनका फॉस्फोराइलेशन किया जाता है बाई एमसीडी के। फॉस्फोराइलेटेड बाई एमसीडी के। इनके अलावा, इन दोनों प्रोटीन्स के अलावा दो और प्रोटीन काइनेजेस होते हैं जिनका इन अर्ली माइटोटिक इवेंट्स में, इंक्लूडिंग माइटोटिक स्पिंडल एपरेटस का जो अरेंजमेंट है, इसमें भी इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इस पॉइंट को भी यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है कि टू एडिशनल फैमिलीज कह इसमें, क्योंकि कई सारे प्रोटीन काइनेज के मेंबर होते हैं, फैमिलीज ऑफ प्रोटीन काइनेजेस also make, या इतना लंबा चौड़ा सेंटेंस क्यों, काइनेजेस are also important to control early mitotic events। अर्ली माइटोटिक इवेंट्स का मतलब यही हो गया कि प्रोफेज और मेटाफेज तक जो इवेंट्स चल रहे हैं, तो इनको कंट्रोल करने के लिए दो एडिशनल फैमिली ऑफ प्रोटीन काइनेजेस प्रेजेंट होती हैं, और वो कौन कौन सी हैं। नंबर 1 इसको हम कहते हैं पोलो लाइक काइनेजेस, और जो नंबर 2 हैं इसको हम कहते हैं ऑरोरा काइनेजेस। तो ये जो दो प्रोटीन्स हैं, माइक्रोट्यूब्यूल डिपेंडेंट मोटर प्रोटीन्स और माइक्रोट्यूब्यूल एसोसिएटेड प्रोटीन्स, ये दोनों तो फॉस्फोराइलेट होके स्पिंडल असेंबली करेंगी। इसके अलावा ये जो दो काइनेजेस हैं ये भी अर्ली माइटोटिक इवेंट्स में और एंड इंक्लूडिंग स्पिंडल असेंबली इसको फॉर्म करने के लिए कंट्रीब्यूशन अपना देते हैं। ठीक है, जैसे अगर पोलो लाइक काइनेसिस की हम बात करें तो पोलो लाइक काइनेसिस का क्या रोल होता है, ये दे आर रिस्पॉन्सिबल और से रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल असेंबली ऑफ ए बाइपोलर माइटोटिक स्पिंडल। ऑरोरा काइनेस क्या करते हैं, इनका बहुत अहम रोल है। जब हम सेल साइकिल चेक पॉइंट्स पढ़ेंगे तो ऑरोरा का डिटेल में रोल आएगा, लेकिन यहाँ पे अगर हम सिर्फ लिखना चाहें, अच्छा, ऑरोरा काइनेस भी बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, टाइप ए, टाइप बी, तो दो टाइप के होते हैं। लेकिन यहाँ पे जनरल फंक्शन इनका अगर हम बताएं आपको, तो जनरल फंक्शन ये होता है कि दे रेगुलेट माइटोटिक स्पिंडल असेंबली, जो कि ऊपर वाला भी लगभग वही काम कर रहा है, और साथ ही साथ क्रोमोसोम सेग्रीगेशन, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है क्रोमोसोम सेग्रीगेशन। कल जिस बात पे हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अगर क्रोमोसोम्स प्रॉपरली सेग्रीगेट नहीं होते हैं तो एन्यूप्लॉइडी या दूसरे टाइप की क्रोमोसोमल एनोमलीज देखने के लिए मिलती हैं, वो प्रॉपर सेग्रीगेशन उनका हो, इसके लिए ये ऑरोरा काइनेसिस जिम्मेदार होते हैं, और उसमें भी जो टाइप बी वाला है वो लार्जली रिस्पॉन्सिबल होता है इस इवेंट के लिए। तो ये हम लोग देखेंगे बाद। अब हम आते हैं अगले पॉइंट्स पे कि
मान लीजिए इन्होंने सब अपना रोल प्रॉपरली परफॉर्म कर दिया और प्रॉपर जो है अटैचमेंट या एसोसिएशन हो गया है सभी क्रोमोसोम्स का विद स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स, यानी कि कंडीशन क्या हो गई है, ये यहाँ पे हमारी सेल बन गई है, इसमें हमारे ये जो जो भी ये सेंट्रोसोम वगैरह बना, यहाँ पे एसोसिएशन जो है क्रोमोसोम से प्रॉपरली हो चुका है। एक ही दिखा देते हैं हम, यहाँ पे इसके पास 2 क्रोमेटिड्स होंगी, तो ये यहाँ पे एसोसिएशन हो चुका है प्रॉपरली। तो इसके बाद क्या होगा, इतना काम होने के बाद जो MCDK कॉम्प्लेक्स है वो एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स को एक्टिवेट करेगा, क्योंकि मेटाफेज हो चुका है भाई, इतना काम हो गया तो इसका मतलब ये मेटाफेज है। अब मेटाफेज के बाद हमको कहाँ जाना है, एनाफेज में। तो इस पॉइंट को अगर हम यहाँ पे मेंशन करें कि एज मेटाफेज इज कंप्लीट the MCDK complex activates APC oblique C। APC का फुल फॉर्म तो जान ही रहे हो ना तुम लोग, बताने की जरूरत तो है नहीं। नो सर। एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स या साइक्लोसोम, साइक्लोसोम, ठीक है। तो अब जब इसका नाम ही एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स, तो जाहिर सी बात है ये एनाफेज को प्रमोट करेगा। बेसिकली एपीसी होता क्या है, क्या है एपीसी? लाइगेज, यूबिक्विटिन लाइगेज। ये एम साइक्लिन को डिग्रेड करेगा। हाँ, E3 यूबिक्विटिन लाइगेज है जो बेसिकली एम फेज की साइक्लिन को और एस फेज की साइक्लिन दोनों को डिग्रेड करता है। दैट डिपेंड्स कि किस फेज में है सेल। तो अच्छा, एक्टिवेट्स एपीसी, चलो इतनी बात हो गई। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जितने जितने फंक्शन हमने अभी तक MCDK के देखे कि अर्ली माइटोटिक इवेंट्स को भी ये कैटेलाइज कर रहा है बेसिकली MCDK कॉम्प्लेक्स। यानी कि क्या क्या कर रहा था, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन कर रहा था, न्यूक्लियर एनवेलप का डिसअपियरेंस कर रहा था, माइटोटिक स्पिंडल एपरेटस की असेंबली भी करवा रहा था। उसके साथ साथ मेटाफेज जब आ गया, अब इस मेटाफेज को एनाफेज में भी भेज रहा है, यानी कि प्रोग्रेशन इनटू एनाफेज इस चीज को भी ट्रिगर करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे ये पॉइंट हमको मेंशन करना जरूरी है कि MCDK जो होता है, इतना इंपॉर्टेंट इसका रोल है। तो इसके बड़े अहम रोल हैं। पहला तो ये कि इट ट्रिगर्स अर्ली माइटोटिक इवेंट्स। तो अर्ली माइटोटिक इवेंट्स में हम क्या क्या देख सकते हैं, यहाँ बताओ, जो हमने अभी नंबरिंग यहाँ पे की थी। अरे कहाँ चला गया, 1 2 3 4 है ना। अगर हम इसकी सिर्फ नंबरिंग लिख दें तो इससे समझ जाओगे तुम लोग। जी सर। तो ट्रिगर्स अर्ली माइटोटिक इवेंट, और उसी कलर में हम लिख दे रहे हैं 1 2 3 and 4, 1 2 3 and 4। और इससे क्या हो गया कि ये जो सेल है वो मेटाफेज में पहुंच गई, लीडिंग दिस सेल टू मेटाफेज। एक काम इसने ये कर दिया। इसके अलावा MCDK दूसरा काम क्या कर रहा है कि इट ऑल्सो सेट्स द स्टेज, स्टेज तैयार कर देता है। इसलिए फॉर प्रोग्रेशन इनटू एनाफेज। और वो कैसे कर रहा है, ये वाला काम कैसे कर रहा है?
ये एम साइक्लिन ये एपीसी को एक्टिवेट करती है यस मैम, यस, लिख देते हैं ताकि साइक्लिन। कंफ्यूजन न हो। बाई एक्टिवेटिंग एपीसी साइक्लोसोम। तो समरी हो गई है एक तरह से, है ना, एमसीडीके के कामों की। अच्छा, अब हमको ये वाला फेज देखना है कि आखिर एपीसी या साइक्लोसोम के एक्टिवेशन से ऐसा क्या हो जाता है कि सेल साइकिल जो है वो मेटाफेज से एनाफेज की स्टेज में मूव कर जाती है। लेट्स सी। एपीसी की एक खासियत होती है, वो क्या? एपीसी या सी जो होता है ये अलग अलग समय में अलग अलग सबस्ट्रेट पे एक्ट करता है या बाइंड करता है। तो ये पॉइंट मेंशन करना पहले जरूरी है। तो एक्ट्स ऑन डिफरेंट सबस्ट्रेट्स एट डिफरेंट टाइम्स। जैसे सबसे पहले क्या करेगा कि ये कोऑर्डिनेट करता है या बाइंड करता है, इट बाइंड्स टू इसको ऐसे हम अगर लिखे हैं ताकि समझने में आसानी रहे, बाइंड्स टू CDC20 एंड सी, देखो फिर गड़बड़ हुआ, कैपिटल लिखना है ना यहाँ पे, CDC20 एंड CDH1, इन दो मॉलिक्यूल से ये बाइंड करता है। इसका फुल सीडीसी तो आप जान रहे हैं, कंट्रोल सेल डिवीजन कंट्रोल, और सीडीएच का मतलब क्या होता है? CDC20 होमोलॉग 1, तो CDH1 कह दिया इसको। इन दोनों से बाइंड करेगा। अब ये दोनों बेसिकली हैं क्या? व्हाट आर दिस एंड दिस? ये दोनों के दोनों जो होते हैं ये होमोलॉगस माइटोटिक को एक्टिवेटर्स होते हैं। अच्छा, होमोलोगस का मतलब क्या होता है इन जनरल? होमोलोगस सेम फंक्शन परफॉर्म करना। मतलब कि नहीं, सेम फंक्शन कैसे करेंगे? वो तो एनालॉगस होता है ना, स्ट्रक्चरली डिफरेंट फंक्शनली सिमिलर। होमोलोगस का मतलब होता है कि स्ट्रक्चरली सिमिलर बट फंक्शनली डिफरेंट। ये जनरल डेफिनेशन होती है। कुछ याद है जी सर। हाँ, एवोल्यूशन का, तो उस हिसाब से तो कहीं ना यस कहीं सर, हाँ, होमोलॉगस। स्ट्रक्चरल होमोलॉजी है इनमें, मतलब स्ट्रक्चरली सिमिलर होंगे लेकिन फंक्शन में कहीं ना कहीं डिफरेंस तो जरूर होगा। तो ये बाइंडिंग हो गई। अच्छा, अब ये जो एपीसी है ये मेटाफेज से एनाफेज का जो ट्रांजिशन है वो एक्चुअली करती कैसे है, ये बात भी यहां पे देख लीजिए। या इस पॉइंट को हम, लेकिन उसको हमको फिर बताना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा करते हैं, पहले हम इसमें CDH1 की कहानी आप लोगों को बता देते हैं, उससे फायदा सर क्या? ये CDC20 वाला तो पहले भी बताया था कि ये इसको एक्टिवेट करता है हाँ क्योंकि इसके पास F बॉक्स वाला सब यूनिट नहीं होता। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। CDC20 तो इसके बारे में आपको मालूम ही है, यहाँ CDH1 जी का जिक्र करना ज्यादा जरूरी है, तो इसीलिए हम CDH का पॉइंट आपको पहले बता दें। अच्छा, यहाँ पे देखो, जैसे इवोल्यूशन में हम लोग डिस्कस करते थे कि स्ट्रक्चरल होमोलॉजी होती है, फंक्शनली अगर डिफरेंट है स्ट्रक्चरली या ओरिजिन उनका सिमिलर है तो उसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। यहाँ पे एक्चुअली जो होमोलॉजी है इसमें ओवरऑल रोल जो होगा वो सिमिलर होगा,
लेकिन उसकी मैकेनिज्म जो होगी वो डिफरेंट होगी, इंटरनल मैकेनिज्म जो है वो डिफरेंट होगी। जैसे मान लो कि CDC20 जो है वो भी APC को एक्टिवेट करता है, CDH ये भी APC को एक्टिवेट करता है, लेकिन CDC20 किस तरह से APC को एक्टिवेट करेगा ये चीज डिफर करेगी जैसे CDH करेगा एक्टिवेट। तो उससे फायदा ये होता है कि एक्टिवेट करने के प्रोसेस का जो रेगुलेशन है उसके हमारे पास दो ऑप्शंस हो जाते हैं कि किस कंडीशन में हमको APC को CDC की हेल्प से एक्टिवेट कराना है और किस कंडीशन में हमको APC को CDH की हेल्प से एक्टिवेट कराना है। ये समझ में आया? जी सर। मतलब बेसिकली इतना समझो कि एक्टिवेशन दोनों करेंगे, बस मैकेनिज्म ऑफ एक्टिवेशन अलग अलग होगा, जिससे हमारे पास दो ऑप्शंस हो जाएंगे, दो रेगुलेटर्स हो जाएंगे जिनको हम रेगुलेट करके APC को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो इस वजह से इनको होमोलॉगस कोएक्टिवेटर्स बेसिकली कहा जाता है। तो CDH1 के अगर कुछ पॉइंट्स यहाँ पे हम देखें, CDH1 तो ये बेसिकली होता क्या है, इट ऑल्सो एक्ट्स एज एक्टिवेटर ऑफ APC। इसका मेन काम क्या होता है, इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल in controlling cell division at the end of माइटोसिस। बहुत ध्यान से समझिएगा, एंड ऑफ माइटोसिस पे ये सेल डिवीजन को कंट्रोल कर रहा है। और एंड ऑफ माइटोसिस पे कौन सी फेज प्रेजेंट होती है? टेलोफेज। टेलोफेज। इसके साथ साथ यानी कि एंड ऑफ माइटोसिस के दौरान तो ये रेगुलेट करता ही है सेल डिवीजन को, साथ ही साथ एंड इन द सब्सिक्वेंट G1 फेज ऑफ नेक्स्ट साइकिल, है ना। तो एक साइकिल जब खत्म हो रही है तो टेलोफेज तक जब सेल पहुंच रही है तो उस दौरान भी CDH1 रेगुलेट करेगा सेल डिवीजन को, और जब ये साइकिल कंप्लीट हो गई, अगली साइकिल का जो G1 फेज आ रहा है उस दौरान भी ये सेल साइकिल को रेगुलेट करता है। तो अर्ली G1 या ऐसे कहें लेट माइटोसिस एंड अर्ली G1, इन दोनों फेजेस को ये रेगुलेट करता है। कैसे करता है? तो इट बाइंड्स से थोड़ा सा पहले अगर हम ये कह दें, सीधे जाके नहीं जुड़ जाएगा, इट रिकॉग्नाइजेस एंड बाइंड्स, पहले पहचान करेगा फिर जुड़ेगा माइटोटिक साइक्लिन्स। माइटोटिक साइक्लिन को पहचानेगा और उनसे जुड़ेगा। और क्यों जुड़ेगा? टू रिक्रूट देम टू APC/C, यानी माइटोटिक साइक्लिन को पहचानेगा ये CDH1, उनसे जुड़ेगा ताकि जुड़ने के बाद उनको APC के पास पहुंचाए, ले जाए, और उससे क्या होगा, फॉर यानी वो उनका डिग्रेडेशन। हाँ, इसको ये ऐसे समझो कि यहीं पे आगे ये कंटिन्यू हो रहा है लाइक दिस, फॉर यूबिक्यूटिनेशन एंड प्रोटियोलिसिस। ठीक है, हो गया। जब इन माइटोटिक साइक्लिन का प्रोटियोलिसिस हो जाएगा तो क्या होगा, जो सेल साइकिल है वो माइटोसिस से बाहर बाहर निकल जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इट इज रिक्वायर्ड फॉर द एग्जिट ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस से बाहर निकलने के लिए जब जिम्मेदार होता है।
इसके साथ ही साथ ये CDH1 और क्या करता है, इट सप्रेसेस दी, कलर चेंज करके लिखे यहां पे, रीएक्युमुलेशन ऑफ एम साइक्लिन्स, यानी वही माइटोटिक साइक्लिन्स एंड अदर सेल साइकिल डिटर्मिनेंट्स, इससे फायदा क्या होता है, अगर एम साइक्लिन को फिर से इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा या दूसरे जो सेल साइकिल डिटर्मिनेंट्स हैं उनको नहीं एक्युमुलेट होने दिया जाएगा, तो फायदा ये होगा कि जो जीवन फेज में ये पहुंचा दिया है इसने सेल साइकिल को, वो स्टेबिलाइज हो जाएगी। देयरफॉर इट स्टेबिलाइजेस जीवन फेज। क्योंकि अगर कहीं ये एम साइक्लिन फिर से इकट्ठा हो गए तो सेल अब एब्रप्टली जो है वो जीवन फेज को छोड़ते हुए आगे जा सकती है, बढ़ सकती है। उस चीज को भी नलिफाई करना है, उससे जीवन फेज को भी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। लास्ट पॉइंट इसका क्या है, लास्ट पॉइंट ये है कि इट इज इनएक्टिव इन अर्ली स्टेजेस या अर्ली माइटोसिस। अब आपको मालूम है अर्ली माइटोसिस का मतलब क्या हो गया, प्रोफेज एंड मेटाफेज। तो इट इज इनएक्टिव इन अर्ली माइटोसिस एंड ओनली बिकम्स एक्टिव in transition from late mitosis to G1 phase। तो ये कहानी हो गई CDH1 की, बड़ी लंबी चौड़ी कहानी। क्या समझ में आया आपको CDH1 की कहानी से? ये लास्ट लाइन ही है पूरा जिस्ट, कि अर्ली माइटोसिस में ये इनएक्टिव स्टेज में होगी और ये एक्टिव जब होगी तो सेल जो है वो लेट माइटोसिस और उसको क्रॉस करते हुए अगली साइकिल के जीवन फेज में पहुंच जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब APC/C पे हम दोबारा आते हैं। बच्चों ज्यादा तो नहीं हो रहा है, अभी थोड़ा सा ही बचा है, थोड़ा सा और बियर कर लो, कंप्लीट हो जाएगा हार्डली 10 मिनट में। नाउ वी कम बैक टू APC। APC करता क्या है, ये इनिशिएट करता है, इट इनिशिएट्स मेटाफेज, एनाफेज ट्रांजिशन। और कैसे ट्रांजिशन ये इनिशिएट करता है इसको, बाय यूबीक्विटिनेशन एंड डिग्रेडेशन ऑफ, किसका किसका, दो हैं हमारे पास, एम साइक्लिन्स एंड सेक्योरिन। इन दोनों का ये यूबिक्विटिनेशन और डिग्रेडेशन करता है। अब ये जो सेक्योरिन है ये क्या चीज है, एम साइक्लिन तो हम लोगों ने अभी थोड़ा बहुत डिस्कस किया। सेक्योरिन क्या है, व्हाट इज सेक्योरिन? तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो सेक्योरिन जो होता है वो, हाँ, सेक्योरिन is a protein that holds the separase enzyme। सेक्योरिन एक प्रोटीन है
जो सेपरेज एंजाइम से जुड़ी हुई रहती है। टू कीप इट in an inactive state। इसका मतलब क्या हो गया कि जब सिक्योरिन जो है इस सेपरेज एंजाइम से जुड़ा रहता है तो सेपरेज एंजाइम इनएक्टिव स्टेट में प्रेजेंट रहता है। अब ये सेपरेज क्या बला है? तो सेपरेज जो है वो बेसिकली एक इट इज अ सिस्टीन। क्रोमोसोम को सेपरेट करने में हेल्प करता होगा एनाफेज में। हाँ जी, ये एक सिस्टीन प्रोटीएज है जो कि यूबिक्विटस है। यूबिक्विटस का मतलब क्या हुआ? हर जगह मौजूद। तो ये एक यूबिक्विटस प्रोटीएज है और इसका काम क्या होता है? अभी बताया तुमने। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो सिस्टर क्रोमैटिड का सेपरेशन कब होता है? जब एनाफेज हो, है ना। अच्छा, अब ये सिस्टर क्रोमैटिड्स जो हैं ये एक दूसरे से जुड़े रहते हैं किसकी हेल्प से? सेंट्रोमियर। यस। अब उसको समझने के लिए या पहले इसका पॉइंट हम यहाँ पे मेंशन कर दें, नहीं तो फिर बाद में कंफ्यूजन होगी कि सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स, ये सिस्टर क्रोमैटिड्स इसको कैसे फ्रेम करें ताकि बाद में कंफ्यूजन हो। अच्छा चलो, इसी में हम यहाँ बता दे रहे हैं। सिस्टर क्रोमैटिड्स दे रिमेन टुगेदर, लेकिन अब यही है कि ये सेंटेंस के बाद लिख रहे हैं तो कंफ्यूजन हो। खैर पहले लिख दें, लेट मी सी, अगर कंफ्यूजन होती है तो बताते हैं। ये सिस्टर क्रोमैटिड्स एक साथ कैसे रहते हैं? रिमेन टुगेदर बाय हेल्प ऑफ कोहेसिन। तो आप खुद सोचिए कि अगर ये सिस्टर क्रोमैटिड्स कोहेसिन की हेल्प से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो ये सेपरेज एंजाइम क्या करता होगा? कोहेसिन को रिमूव करता होगा। कोहेसिन को रिमूव करता या ब्रेक कर देता होगा। और उसमें भी कोहेसिन की एक स्पेसिफिक सब यूनिट होती है जिसको SCC1 कहते हैं। तो रिमेन टुगेदर बाय हेल्प ऑफ कोहेसिन, a specific subunit known as SCC1 is responsible for attachment of sister chromatids। और ये जो SCC1 सब यूनिट है, this SCC1, it is cleaved by separase। Now what is this SCC1? तो SCC का मतलब होता है सिस्टर क्रोमैटिड कंडेंसेशन या कोहेशन, ये होता है SCC। ये अलग से हमने यहाँ पे लिख दिया।
अब ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक इमेज देखें। लुक एट दिस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आया इनएक्टिव एपीसी। इस इनएक्टिव एपीसी से क्या जुड़ा, CDC20 जो इसके एक्टिवेटर की तरह रोल प्ले करता है। जुड़ने के बाद ये हो गया हमारा एक्टिव एपीसी, तैयार हो गया। ठीक है, यहाँ पे MCDK का रोल होता है क्या, आप देख सकते हैं MCDK ये दो काम कर रहा है। ये इस इनएक्टिव एपीसी को एक्टिवेट करने की भी जिम्मेदारी निभा रहा है बाय इट्स एसोसिएशन विद द CDC20, और साथ ही साथ ये G2 फेज से मेटा फेज में ट्रांजिशन जो हो रहा है, यानी कि माइटोटिक असेंबली जो हो रही है, उसको भी कैटेलाइज कर रहा है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, ध्यान दीजिएगा इसको। एक्टिव एपीसी जो है वो क्या करता है, अब ये एक्टिव एपीसी इस कॉम्प्लेक्स को ब्रेक डाउन करता है। ये क्या है, सिक्योरिन और सेपरेज। ये सिक्योरिन सेपरेज का जो कॉम्प्लेक्स है, तो सिक्योरिन इसीलिए तो इससे अटैच हुआ था कि सेपरेज को इनएक्टिव बनाए रहे। तो अब जब एक्टिव एपीसी इस कॉम्प्लेक्स पे एक्ट करता है तो क्या करता है, ये सिक्योरिन का यूबिक्यूटाइलेशन या यूबिक्यूटिनेशन और डिग्रेडेशन कर देता है। तो जब ये टूट गया, खत्म हो गया, तो अब जो सेपरेज है वो एक्टिव फॉर्म में आ जाता है। एक्टिव सेपरेज क्या करता है, ये जो एसोसिएशन है कोहेशन का, ये देखिए लाल कलर का कोहेशन का, इस एसोसिएशन को यहाँ पे ये ब्रेक करता है, यानी क्लीव्ड एंड डिसोसिएटेड कोहेसिन एनाफेज में। और इसी की वजह से ये दोनों क्रोमेटिड्स जो है वो अलग अलग पोल्स पे मूव कर जाते हैं। और इसमें भी कोहेसिन में हमने आपको स्पेसिफिक इसकी सब यूनिट भी बता दी, दैट इज SCC1। इसका एक्चुअल क्लीवेज ये सेपरेज एंजाइम यहाँ पे कर रहा है। आया समझ में? जी सर। ओके, तो सर इतना ही रहने दीजिए, फोन नहीं चार्ज है मेरा।